ओके, एक तो ये मैंने फंक्शन बिल्कुल जो आपका जो टास्क है पॉइंटर की लैब का, सही ना, वो इसी से रेलेवेंट है, सही ना। यानी मीन्स के आप एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन सबका वो काम परफॉर्म करेगा, सही ना। तो इस तरह से आपकी जो लैब होगी वो इस पार्टिकुलर लेक्चर स्लाइड से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, सही है। उसके बाद फिर मैंने एरे और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था कि जब आप एरेज डिक्लेयर करते हैं, सही है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दें या यूज़र से इनपुट ले लें, तो अगर आप एरे को विदाउट एनी ब्रैकेट्स प्रिंट करते हैं तो एड्रेस वैल्यू प्रिंट कर देता है, सही है। और फिर अगर आप उसके आगे स्टैरिक लगा दें तो फिर वो वैल्यू को प्रिंट करता है। और ये प्लस आई जो है बेसिकली एड्रेस में ऐड होता जा रहा है, एड्रेस की नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहा है, आपको आउटपुट परफॉर्म शो कर रहा है, सही है ना। ये भी एक पॉइंटर एरे का एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट तरीक़ों से डेटा जो है ना वो इंसर्ट किया जा रहा है इनटू द एरे, सही है ना। यहाँ पे ये एक रफ सा चार्ट है जो कि आपको ये शो कर रहा है कि जो करेक्टर है, सही ना, करेक्टर में क्या होता है कि अगर एड्रेस 100 वो 1000 है तो अगली वैल्यू 101 पे लेगा। क्यों? क्योंकि करेक्टर जो होता है 1 बाइट मेमोरी में रिजर्व करता है। शॉर्ट वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी में 2 बाइट्स रिजर्व करता है। तो यानी 2000 में अगर आपने डेटा एंटर किया तो उसका मतलब है 2001 में ये इन 2 बाइट्स के ऊपर वो एक डेटा को अपना सेव करता है, सही है। फिर उसके बाद यानी जो अगला डेटा जो सेव करेगा वो 2002 की एड्रेस के ऊपर सेव करेगा। सिमिलरली जो इंटीजर है वो मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स को रिजर्व सॉरी करता सर। है। जी सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टक हुई हुई थी, अब हुई है। हो गई है। ये सर अब मुझे भी अभी हुई है, ये चले सर। सही है, ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये वही तकरीबन बात कर रहा हूँ, यानी मैंने पिछली स्लाइड्स यहाँ तक मैंने आपको कवर अप करा दिया था कि पॉइंटर्स में जो बेसिक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो कैसे उसको डिस्प्ले कराया जा सकता है थ्रू द पॉइंटर, सही ना। इसमें अगर कोई क्यूरी हो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई एम गोइंग टू द लास्ट स्लाइड। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर कोड को कि ये बेसिकली ये कोड है कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि यूज़र से इनपुट ले रहे हैं विद सारा इनडायरेक्टली मेथड से इनपुट लिया जा रहा है, सही ना। इस कोड में 5 डिफरेंट तरीक़ों से मैं इनपुट लेके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि पॉइंटर में हम किस किस तरीके से डेटा इनपुट ले सकते हैं, कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सही ना। इसकी बहुत वो है डिटेल क्या कहते हैं एप्लीकेशंस मौजूद हैं, लेकिन ये सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप इसको इस्तेमाल करें इन फर्दर डिटेल। यहाँ पे ये चीज़ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सही मेमोरी लोकेशन आपको शो कर रहा है। करेक्टर जो होता है वो 1 बाइट स्पेस लेता है इन द मेमोरी। तो अगर उसने 100 लोकेशन पे कोई वैल्यू इनपुट ली है तो नेक्स्ट वैल्यू वो 101 पे लेगा, ठीक है। शॉर्ट वेरिएबल मेमोरी में 2 बाइट्स रिजर्व करता है, तो अगर उसने 2000 एड्रेस पे कोई वैल्यू सेव की है तो अगली वैल्यू 2002 पे सेव करेगा। यानी मीन्स के 2 बाइट्स जो हैं वो एक शॉर्ट के डेटा के लिए रिजर्व हो जाएंगी, सही ना। सिमिलरली इंटीजर जो है वो मेमोरी में 4 बाइट्स रिजर्व करता है। अगर वो 3000 के ऊपर कोई वैल्यू सेव करता है तो उसका मतलब है उसको ये 4 बाइट्स रिक्वायर्ड हैं, तो अगला जो वैल्यू जो होगी 3004 की लोकेशन पे वो डेटा इनपुट लेगा, सही ना। सो ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर होना चाहिए। ये तमाम का तमाम कॉन्सेप्ट डेव C++ कंपाइलर के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया गया है, सही है ना। अच्छा, और मेजॉरिटी ऑफ द लैंग्वेजेस जो है ना, इवन कि जावा में भी तकरीबन यही है कि इंटीजर टाइप जो होगा वो 4 बाइट लेता है, शॉर्ट 2 बाइट लेता है, और फ्लोट भी 4 बाइट लेता है, एंड सो ऑन, सही ना। अब मैं इस कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। इस कोड में आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने एक एरे इंटीजर एरे डिक्लेयर किया साइज़ 5, सही है, और यहाँ पे मैंने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया p, सही है, दैट्स इट, सही है। उसके बाद अगर आप देखें कि यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट है, उसके बाद मैंने लिखा है नंबर्स, सही है ना। तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि ये नंबर्स है ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो आपने एरे डिक्लेयर किया है उसका एड्रेस प्रिंट करा दो, और उसका एड्रेस कौन सा, उसकी 0 लोकेशन का एड्रेस। नंबर्स हमेशा जो होगा 0 लोकेशन का एड्रेस होगा, स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। लाइन चेंज हो गई, और उसके बाद मैं क्या करा रहा हूँ कि एंड ऑफ पी का मतलब है कि पी का अपना पर्सनल एड्रेस जो है वो प्रिंट करा दो, सही ना। थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर देता हूँ उस पर पेंट के ऊपर ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर हो, सही ना। इसके अंदर आपको थोड़ा सा ना पेन पेंसिल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छी तरीके से जहन नशी हो जाए। ये आपकी एक वो नंबर का एरे है, सही है ना। इसका साइज़ कितना है, 5 है, तो ये मैं 5 साइज़ डिक्लेयर कर देता हूँ।
और एक मेरे पास अलग से स्पेस है, यानी मीन्स के ये कहीं पे भी हो सकता है पी, क्योंकि पी एक सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन चलें लेट सपोज कि यहीं पे मैं एक सीक्वेंस में पी को भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि इसका आपको एक आइडिया हो जाए, रफ आइडिया ना। ये मेरी नम की 0 लोकेशन है, ये मेरी 1 लोकेशन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये p वेरिएबल है, सही ना। इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं एक एड्रेस लिख देता हूँ, अभी मैं ऐसा करता हूँ कि सिर्फ उसमें लिख देता हूँ डेसिमल नंबर में, ताकि ना ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। 001 करता हूँ इसको मैं x005 कर देता हूँ इसको, हालांकि ये हेक्साडेसिमल में होता है, लेकिन जस्ट फॉर एक क्विकली इस स्लाइड को करने के लिए मैं लिख रहा हूँ 0x010, सॉरी ये इसमें 3 की स्पेस दे देता हूँ। इस तरह से नज़र आ रहा है ना सबको? यस सर। ओके अच्छा, अब ये देखें कि ये जो 0 1 2 3 4 तक जो है ये मेरा नम का एरे है, सही है। p मेरा एक वेरिएबल है जो मैंने डिक्लेयर कर दिया पॉइंटर टाइप का, और ये 0 2 1 इसका अपना पर्सनल एड्रेस है। अब अगर इस मेमोरी को आप देखेंगे तो 0 से लेके 4 तक जो डेटा जो होगा वो इंटीजर नंबर सेव होगा, सही ना, जबकि p वेरिएबल अपने पास कोई एड्रेस वैल्यू जो होगा वो स्टोर करेगा, ठीक है। अच्छा, जो पहला सी आउट है उसके अंदर मैंने लिखा नंबर्स, सही है ना। नंबर्स का मतलब ये हो गया कि जो 0 लोकेशन का एड्रेस है वो स्क्रीन पे प्रिंट कर दे, तो इसका मतलब ये होगा कि 0x001 ये जो है ये स्क्रीन पे आपका पास आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लाइन चेंज जो इसके बाद एंड ऑफ p का मतलब हो गया कि p का अपना एड्रेस है 0 to 1, तो ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, डेट्स इट, सही है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि नंबर्स, ये देख रहे हैं नंबर्स को के अंदर जो भी वैल्यू मौजूद है उसको मूव ऑन कर दे टुवर्ड्स द p, सही ना। नंबर्स के पास बेसिकली क्या है, इसके पास है x0001, सही ना। तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे 001 की जो वैल्यू है वो p के वेरिएबल को असाइन कर रहा है, विच मीन्स के 0x001 जो है इसमें ये पहली वैल्यू जो है वो सेव हो गई, सही है ना, पहली वैल्यू सेव हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने कि आप देखें कि मैंने लिखा हुआ है स्टैटिक p ऑफ 10, सही ना, यानी 10 की वैल्यू को मैंने स्टैटिक p में मूव कर दिया। दिस इज़ पॉसिबल, सही ना, ये करेक्ट है, क्योंकि अगर मैं स्टैटिक हटा दूंगा तो एरर आएगा, दैट्स कॉल्ड द सिंटैक्स एरर। मेक श्योर कि रिमेंबर रखिएगा, सिंटैक्स एरर होगा कि आप p के अंदर सिर्फ p लिखेंगे तो ये ऑलवेज टेक द एड्रेस, सही ना, इसके साथ स्टैटिक लगाएंगे तो इसका मतलब इट ऑलवेज टेक द वैल्यू। तो यहाँ पे इसका कहने का मकसद ये हो रहा है कि आप p के पास जो एड्रेस है, सही ना, उस पर जाओ और उस पर आप 10 को रख दो, यानी p के पास जो एड्रेस है 001 का है, 001 का एड्रेस जो यहाँ पे लाई करता है, तो इसका मतलब है आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 10 को मूव कर दो। तो इस तरह से आपने 10 को मेमोरी में मूव कर दिया, सही है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है p++, इससे p जो है वो एड्रेस है, एड्रेस में एक इंक्रीमेंट कर दो। एक इंक्रीमेंट का मतलब है कि इसमें 4 बाइट्स का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि p जो है वो इंटीजर टाइप है। जब इसमें 4 बाइट्स का आप इंक्रीमेंट करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि p की अब जो नई वैल्यू आएगी वो आएगी 5। कहीं पे भी कोई चीज़ समझ में ना आए यू कैन आस्क मी, सही ना। इस स्टेप में ये बता रहा है कि अब ये यहाँ पे 5 हो गया, सही है। तो वंस इट इज़ 5, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये 5 हो गया। यहाँ पे आपने दोबारा वही काम किया कि आपने 20 को पॉइंटर ऑफ p को असाइन कर दिया। इसका मतलब ये हो गया p जो है अपने इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाएगा, मेमोरी में तलाश करेगा कि एड्रेस कहाँ पे मौजूद है, एड्रेस यहाँ पे मौजूद है 005 का, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो 20 की वैल्यू को मूव ऑन कर देगा, सही है। वंस इट इज़ मूव ऑन 20, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं p के अंदर अब इस तरह से भी ये एड्रेस जो है वो मूव कर रहा हूँ, यानी नंबर ऑफ़ 2 मेरा ये है,
इसके शुरू में एंड का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है एड्रेस। एड्रेस कौन सा? इस पार्टिकुलर लोकेशन का। इस पार्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस है 009। 009 का एड्रेस जो है वो मैंने इस पार्टिकुलर पॉइंट पे मूव ऑन कर दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये वैल्यू ख़त्म हो गई और जो नई वैल्यू आई है वो 009 की आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 आ गया। वंस इट इज़ कम 9, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू के इस पॉइंटर लोकेशन पे मैं 30 का मूव ऑन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब हो गया पी की इस पार्टिकुलर वो वैल्यू पे गया, फिर इसने इस लोकेशन को फाइंड आउट किया और यहाँ पे 30 को मूव ऑन कर दिया, सही ना, मूव कर दिया। नेक्स्ट उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि पी है, पी के अंदर मैंने नंबर प्लस 3 कर दिया, सही है। नंबर प्लस 3 का मतलब ये है कि नंबर मेरे पास है 0, नंबर मेरे पास वही हमेशा इनिशियल वैल्यू ही रहेगी, सही ना। एरे को विदाउट जब स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज़ करेंगे तो हमेशा वो अपनी फर्स्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस 3 का मतलब हो गया कि मैं एड्रेस के अंदर 3 को ऐड कर रहा हूँ, लेकिन 3 जो है मेरा इंटीजर टाइप है, तो इसका मतलब होगा कि वो मल्टीप्लाई होगा विद 4, सही ना। 4 से मल्टीप्लाई होके फिर इसमें ऐड ऑन होगा, तो किसका मतलब 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। 13 जो है वो पी के अंदर जा रहा है, सही ना। तो अब मेरे पास जो नई वैल्यू पी के वेरिएबल में आएगी वो आएगी 13 यहाँ पे, यानी ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे 13 आ गया, 13 आ गया। अब वो क्या कर रहा है कि कह रहा है कि स्टार पी के अंदर 40 को मूव ऑन कर दो। जब पी की वैल्यू को देखेंगे तो 13 आ रहा है, 13 लोकेशन पे यहाँ पे हम 40 को मूव कर देंगे, सही है ना। 40 को मूव कर दिया। उसके बाद अगले पोर्शन में आप देखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पे पी है प्लस 4 इज इक्वल टू 50 को मूव ऑन कर दो। अब शुरू में यहाँ पे स्टैरिक लगा हुआ है, जब भी स्टैरिक होगा इसका मतलब है वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने अब इसमें क्या कर रहा है कि एक तो आपने पी के अंदर एडिशन परफॉर्म करना है, प्लस उसमें उसकी स्टैरिक की वजह से उसकी वैल्यू को ऐड ऑन करना है। तो पी के पास जो हमारे पास आखिरी वैल्यू है वो 0013 मौजूद है, सही है ना, पी के अंदर। तो इसके अंदर आप जब 4 का एडिशन परफॉर्म कर दोगे, सही ना, तो लेकिन उससे पहले आप ये देखेंगे पी की वैल्यू को दोबारा से रीसेट कर दिया गया है नंबर से, यानी मीन्स के जब आपने ये कर दिया कि नंबर इज इक्वल्स टू पी, तो इसका मतलब है कि पी की जो वैल्यू है वो दोबारा 001 हो जाएगी यहाँ पे। इस तरह से 001 वैल्यू जो है यहाँ पे चली गई, सही है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि p प्लस 4, तो p के पास जो वैल्यू है वो है स्टैरिक 001 प्लस 4। 4 का मतलब क्या है? 4 इंटू 4, सही है। 4 इंटू 4, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया आपका 16, और 16 में 1 ऐड किया तो इसका 17। तो ये वाला इस पार्टिकुलर मेमोरी का एड्रेस जो है वो इसके अंदर कैलकुलेट हो गया, सही ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक तो आप अब वो 17 कर देंगे यहाँ पे। वंस इट इज़ 17, तो उस लोकेशन पे जाके डायरेक्ट 50 की वैल्यू को आपने मूव ऑन कर देना है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 4th लोकेशन पे आपके पास 50 की वैल्यू सेव हो जाएगी। वंस इट इज़ सेव, सिंपली यू कैन रन द लूप फ्रॉम 0 to less than 5 and it prints the value. Is it clear? यस सर। ओके, इसको दोबारा से, इसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुन लीजिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फर्दर ना, ताकि अगर स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी। सो दिस इज़ द लाइक द लास्ट स्लाइड ऑफ द पॉइंटर लेक्चर एंड नाउ द पॉइंटर इज़ कम्प्लीटेड। और पॉइंटर में जो सवालात आएंगे वो भी कुछ इसी किस्म के आएंगे, क्योंकि पॉइंटर को मैं असेसमेंट नंबर मैं 4 में ही पूछ रहा हूँ, सही ना। सो स्टिल यू हैव अ कपल ऑफ टाइम to study this particular lecture slides. जो मेरी videos tutorials हैं, you can watch these video tutorials as well. So this topic is a little bit tricky, यानी जो most logical और tricky topic था, I think the pointers का topic है। सर एक क्वेश्चन है जी सर, आप प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे सर, स्लाइड नंबर 12। हाँ, आ गया सर। शो नहीं हो रही। यस सर। सर यहाँ पे जब हमने सी आउट में नम प्लस आई की है, तो सर ये पॉइंटर में बेसिकली ऐड तो कर रहा होता है सर, बेसिकली लोकेशन में उसकी ऐड कर रहे हैं,
बट सर जब हम वेरिएबल्स में सर जब ऐड करते हैं तो वो वेरिएबल्स में डिफरेंस डालता है। डिफरेंस डालता है क्या आई होप मतलब? सर मेरा क्वेश्चन क्लियर हो। मैं समझा नहीं। सर जैसे हमने यहाँ पे सर हमने नम प्लस आई की है, हम्म तो सर ये बेसिकली सिर्फ लुक को चेंज कर रहा होता है। हम्म मगर सर जब हम सिंपल एक वेरिएबल पॉइंटर को नहीं, सिंपल एक वेरिएबल सर सी आउट कर रहे होते हैं, तो हम्म सर वो बेसिकली उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा होता है। नहीं देखो, हाँ मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन। दो चीज़ें हैं। एक है, मैं पेंट ही खोलता हूँ। एक चीज़ होती है कि लेट सपोज आई एन टी आई आई इज इक्वल टू 2 एंड जे इज इक्वल टू 4, और के ले लेता हूँ, सही ना। अगर आप सी आउट करते हो आई प्लस जे, सही है, तो इसका आउटपुट आपके पास आ जाएगा 6। सही है, 6 आ जाएगा इसका आउटपुट। उसके बाद अगर आप आउटपुट कराते हो सिर्फ आई, तो आई की स्टिल वैल्यू 2 है। आई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, ये याद रखना। आई की वैल्यू स्टिल 2 है और जे की वैल्यू स्टिल 4 है। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन अगर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आई प्लस प्लस, इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दो, यानी मीन्स कि इसको जो हम ट्रीट करते हैं वैसे से हम ट्रीट करते हैं कि आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, इस तरह से, सही ना। लेकिन अगर आपने ये चीज़ इस तरह से लिखी है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपने ऐड ऑन तो कर दी, लेकिन अपनी जगह पे वो सेपरेट हैं, वो उसकी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सही ना। इन बिटवीन अगर आप उसके बाद अगर आप इस तरह से लिखते हो कि सी वो के इज़ इक्वल्स टू आई प्लस जे, तो स्टिल जो i की अपडेटेड वैल्यू होगी वो j के अंदर एडअप हो जाएगी और k के वेरिएबल में जो टोटल होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जब अब यहाँ पे k को अगर आप प्रिंट करोगे तो k जो होगा इन दोनों का जो एडिशन होगा वो प्रिंट करेगा, सही है ना, यानी मीन्स का एडिशन उसका प्रिंट होगा। लेकिन अगर आपने इक्वल का साइन नहीं लगाया, सिर्फ आई प्लस जे लिखा, तो वो इंडिविजुअली तौर पे जो टोटल आंसर होगा वो आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी मीन्स के मैं इसके अगेंस्ट लिख भी देता हूँ कि इसका जो आउटपुट है वो आ रहा है 6, सही है। इसका आउटपुट आएगा 2, इसका आउटपुट आएगा 4, इसका आउटपुट आएगा स्टिल क्या, आई की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ पे जो आउटपुट इसका जो के की वैल्यू जो होगी जो कि स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हो रही, इसको ट्रीट करेंगे 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे 7 प्रिंट हो रहा होगा। क्या तुम्हारा ये सवाल था? ये सर तक यही था सर। सही है ना, यानी मीन्स के जब यस सर। a प्लस बी करते हैं ना तो उससे आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनटिल और अनलेस कि आप उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हो तो फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ ना कि लेट सपोज के सी आउट आई प्लस 1, अगर मैंने इस तरह से लिखा, यानी मीन्स के इधर साइड में कर देता हूँ आई प्लस 1 और आई प्लस प्लस, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, सही है ना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें। आई प्लस 1 का मतलब ये है कि आप 1 ऐड कर रहे हो आई में और डिस्प्ले करा रहे हो, लेकिन वो आई का हिस्सा नहीं बनेगा, ये 1 जो है आई का हिस्सा नहीं बनेगा। आई की अपनी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। लेट सपोज कि अगर आई की वैल्यू यहाँ पे 10 थी तो स्टिल थ्रू आउट द प्रोग्राम आई की वैल्यू 10 ही रहेगी। लेकिन अगर आपने आई प्लस प्लस किया तो उसका मतलब हो गया कि आई की वैल्यू अब 11 हो गई है। सर पॉइंटर्स के साथ भी सर यही होगा, पॉइंटर के ये तो साथ, सर आपने। हाँ पॉइंटर के साथ भी यही होगा। देखो पॉइंटर्स के साथ भी होगा, देखो नम की वैल्यू जो है वो 0 लोकेशन की रहेगी, सही है। आई में सिर्फ इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जब आई में आप एक इंक्रीमेंट, ये देखो ये नम प्लस प्लस नहीं है। अगर यहाँ पे मैं नम प्लस प्लस कर देता तो मतलब बदल जाता। यहाँ पे अगर मैं नम प्लस प्लस कर दूंगा तो मतलब बदल जाएगा। आई प्लस 1 करने का मकसद ही ये है कि जो नम है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी 0 लोकेशन ऑफ द एरे है वो हमेशा वही रहेगी। सही है सर, गॉट इट। ओके,
अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि स्ट्रक्चर का लेक्चर अब ना मैं टाइम ज़रा ओवर हो रहा है, यूनिवर्सिटी ना 3 बजे बंद हो जाती है, तो मैं सिर्फ एक इंट्रो दे देता हूँ, इसको मैं अपलोड भी कर दूँगा आज या कल घर जाके, क्योंकि अब हमारी जो अगली लैब है ना स्ट्रक्चर से रिलेटेड थी, तो मेरा था कि स्ट्रक्चर को मैं पहले करा दूँ ताकि हम लोग ना लैब आसानी से कर लें, लेकिन मंडे को जो लैब होगी उसमें बेसिकली हम पहले थ्योरी को कवर अप कर लेंगे। स्ट्रक्चर का मैं एक इंट्रो दे रहा हूँ कि स्ट्रक्चर बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, बल्कि एक और चीज़ थी, हाँ, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले, कि आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा टीम पे ना, और फिर वो व्हाट्सएप पे अपडेट भी कर दूंगा जब अपडेट हो जाएगी। जो रिपोर्ट का पैटर्न है ना, अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया है तो काइंडली इस फॉर्मेट को फॉलो कर ले। मैं आपको ये फॉर्मेट शेयर भी करा दूंगा। अभी तो आप कोड के ऊपर अपना काम कर रहे हैं, सही ना। रुब्रिक मैं शेयर करा दूंगा। रुब्रिक का मतलब ये होता है कि जो मार्किंग स्कीम होगी वो क्या होगी, अकॉर्डिंग से आपकी हर लैब के शुरू में एक रुब्रिक लगी हुई है, सही ना, कि उसके अकॉर्डिंगली आपको लैब में नंबर मिल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आपने खुद लिखना है कि आप व्हाट इज़ योर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैब ऑफ योर प्रोजेक्ट, सही ना। उसके बाद फिर एक इंट्रोडक्टरी पैरा लिखना है जिसके अंदर आपने ये बताना है कि आप क्या बना रहे हैं। लेट्स सपोज के स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम है, सही ना, तो आपने ये बता देना ऑब्जेक्ट के अंदर कि वी आर मेकिंग अ स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम दैट डिटरमाइन हाउ मेनी मेल स्टूडेंट्स, हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द थिंग, सही ना, एक ऑब्जेक्टिव हो गया। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने बता देना है कि ये डेटाबेस जो है मेरा ये क्या काम परफॉर्म करेगा, सही ना, इसके अंदर मैं क्या चीज़ें यूज़ करूँगा, मैं इसके अंदर एरे यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर वॉट एवर स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, और ये मुझे जो है क्या कहते हैं हेल्प आउट करेगा कि मुझे कि हर सेमेस्टर में हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मेल स्टूडेंट्स, सो ऑन। इस तरह की आपने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ज़्यादा मैक्सिमम 1 पेज की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं हो। A4 में वर्ड पे एक पेज की इसकी डिस्क्रिप्शन हो। सीडो कोड आपने डिफाइन कर देना है इन अ वेरी ब्रीफ वे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना, जितना ब्रीफ कर सकते हैं, आधे पेज का इज़ मोर देन इनफ, आधे पेज या मैक्सिमम एक पेज का मोर देन इनफ। उसके बाद फिर आपने सोर्स कोड लिखना है, उसका एक आउटपुट शो कर देना है कि जो आउटपुट आपका आ रहा है, सही ना, कि आपने ये इनपुट दी है, उसके अगेंस्ट ये आउटपुट आया, और अगेन द कंक्लूजन, सो कॉल्ड एक डिस्क्रिप्टिव लैब की तरह इसकी रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे, सही ना। 15 जुलाई में कह रहा हूँ कि लास्ट डेट होनी चाहिए कि उस वक्त तक आपका कंप्लीट हो जाए प्रोजेक्ट ना, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि ईद से पहले पहले सारी चीज़ें हमारी फाइनलाइज हो जाएं, ताकि मैं ईद के फ़ौरन बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दूँ। 31 जुलाई जो है वो ईद तकरीबन अनाउंस हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से, सही ना। 29 जुलाई तक आपके तमाम असेसमेंट जो हैं वो कम्प्लीट हो जाएंगे। स्ट्रक्चर का मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इस बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, कि अब तक जितनी भी आपने प्रोग्रामिंग की, सही ना, उसमें पॉइंटर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप, स्ट्रिंग इज़ आल्सो द स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप, फिर करैक्टर एरेज थे, इंटीजर एरेज थे, सो मैनी लूप्स थे, इफ एल्स की कंडीशन थी, सही ना। तो सम टाइम हमारे पास ऐसा भी टाइम आ सकता है कि हम कोई एक वही डेटाबेस बना रहे हैं, सही ना। अब डेटाबेस में हमें क्या करना पड़ रहा था कि इंटीजर एरे को एक अलग लेके जाना पड़ रहा था, करैक्टर एरे को एक अलग लेके जाना पड़ रहा था। क्या हमारे पास कोई एक ऐसा वेरिएबल हो सकता है जो कि दोनों काम एक वेरिएबल के थ्रू हो जाएं? तो वो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, उसके वो होगा स्ट्रक्चर के थ्रू, सही ना। स्ट्रक्चर बेसिकली एक स्पेशल क्या कहते हैं टाइप है जिसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ों को मुख्तलिफ, यानी कि चाहे वो करैक्टर टाइप हो, चाहे वो इंटीजर टाइप हो, चाहे वो फ्लोट टाइप हो, उन सबको आप स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन करके एक सिंगल वेरिएबल के थ्रू डेटा इनपुट या डेटा डिस्प्ले करवा सकते हो, सही ना। तो लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि उसका जो लिखने का स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, सही ना। तो डिफरेंट किस सेंस में हो जाता है कि लेट सपोज कि अगर आप कोई बुक्स का रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हो, तो उसमें बुक के रिकॉर्ड में अगर आप एक लाइब्रेरी सिस्टम है, तो उसके अंदर आपने लिखा टाइटल, आपको टाइटल चाहिए, बुक के ऑथर का नाम चाहिए, सब्जेक्ट की किस डोमेन में लाई कर रही है, और बुक आईडी। सो शुरू की ये 3 चीज़ें जो है वो करैक्टर टाइप में, लास्ट का बुक आईडी लेट सपोज कि सिर्फ उसमें इंटीजर वैल्यूज़ हैं। तो आप चाह रहे हो कि ये इन तमाम का ना एक ऐसा वेरिएबल बन जाए जो कि एक वेरिएबल से सारा मेरा वो करैक्टर भी इनपुट ले ले और इंटीजर भी इनपुट ले ले, सही है ना। तो वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से पॉसिबल है। फिर यानी जब आप उसको डिफ़ाइन करोगे तो वो इस तरह, जस्ट गिव मी द,
तो जब आप इसको डिफाइन करोगे तो उसमें स्ट्रक्ट इज़ अ कीवर्ड है, आप अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे और उसके अंदर मेंबर फंक्शन जो होंगे वो डिफाइन करोगे। मेंबर फंक्शन से मुराद के जो आपको करैक्टर टाइप, फ्लोट टाइप, इंटीजर टाइप जो चीज़ें चाहिए वो इसके अंदर डिफाइन करके एक अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लोगे, सही ना। मैं बस अभी यहाँ तक इसको स्टॉप कर रहा हूँ। कोशिश करें कि अगर आप यहाँ तक इसकी जो एग्जांपल मैंने दी हुई है, यानी आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया बुक्स का, सो दिस इज़ माई वेरिएबल, एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है स्ट्रक्चर टाइप का, जिसके अंदर टाइटल ऑफ साइज़ 50 को कवर अप कर रहा है, ऑथर ऑफ साइज़ 50 को कवर अप कर रहा है, सब्जेक्ट ऑफ साइज़ 100 करेक्टर एरे को कवर अप कर रहा है, और इंटीजर बुक आईडी को ये पार्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो कवर अप कर रहा है, सही ना। तो हम इस बुक को यूज़ करते हुए हम डेटा जो है वो इनपुट लेंगे, सही ना। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड दिस लेक्चर टुडे और इंशाल्लाह इन द मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग। सो इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें ताकि हम इसको थोड़ा सा स्टडी आउट करने के बाद अपनी ना लैब परफॉर्म कर लें। सर लास्ट क्वेश्चन। जी सर वो आपने जैसे स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया हुआ था सर, इसमें सिंगल डायमेंशन के एरेज थे सर, डबल डायमेंशन के मतलब 2D एरेज भी डिक्लेयर बिल्कुल कर बिल्कुल, सकते हैं हम? 2D भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 2D भी हो सकते हैं, 3D भी हो सकते हैं, 4D भी हो सकते हैं। ओके सर, ओके। ठीक है, चलें ओके, फिर मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। देख हाँ जी बोलें। सर सर लास्ट क्वेश्चन, आप रूब्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं फिर से कि इसमें क्या लिखना होगा? नहीं, रूब्रिक्स आपने नहीं लिखने, रूब्रिक्स मैंने लिखने हैं। अच्छा, रूब्रिक्स मैं लिखूंगा। ठीक है सर। ओके, हेलो हेलो, मैं लैब इंजीनियरिंग लैब 3 में हूँ, मैं बस आ रहा हूँ, बस सही है, मैं नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, चले मैं आ रहा हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, ओके हाफिज़। चलें सही है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ इंशाल्लाह, फिर मंडे को मिलते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। सही है, लॉक कर दो, क्या कहते हैं।